इंडस्ट्री मतलब कोचिंग राज्य बट रोड हाट इयर तक नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम के आज सिक्स डे है, छठा दिन है, जिसमें फर्स्ट सेशन में हम हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर भगवानाराम विश्नोई सर को सुनेंगे, जो हमें संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में बताएंगे, जिसमें सेक्शन 13 को बताएंगे, जो डबल जीरो पार्टी सेक्शन 6 और सेक्शन 13 बताएंगे सर। सेक्शन 6 याद, अच्छा, सेक्शन 6 को बताएंगे, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, साथ में इसके एक्सेप्शन बताए हैं, वो सर हमसे डिस्कस करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। जैसा कि कल हमने संपत्ति हस्तांतरण की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व पढ़े थे, और आज इसके सेक्शन 6 ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है। तो मित्रों, प्रॉपर्टी का आवश्यक गुण, एसेंशियल एलिमेंट्स, यदि हम ये देखें आवश्यक गुण क्या है, आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टी का, तो फ्री अलाइनेशन और ट्रांसफरेबिलिटी, स्वतंत्र और मुक्त अंतरण, इसका आवश्यक गुण है प्रॉपर्टी का। और अंतरण योग्य होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी अंतरण योग्य नहीं है तो वो प्रॉपर्टी काहे की। प्रॉपर्टी का आवश्यक गुण है स्वतंत्र और मुक्त अंतरणीयता, ये इसका आवश्यक गुण है। वक्त जरूरत पड़ने पर जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी के पास में प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है और अंतरण करने योग्य नहीं है, मुक्त अंतरण नहीं कर सकता, तो काहे की प्रॉपर्टी है। फिर अगर उसके बीमार पड़ गया है, इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है, प्रॉपर्टी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है उसके पास बहुत सारी, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रॉपर्टी का एसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक मुख्य आवश्यक तत्व जो है वो फ्री अलाइनेशन एंड ट्रांसफरेबिलिटी, मुक्त अंतरण, मुक्त और स्वतंत्र अंतरणीयता, ये इसका आवश्यक गुण है। लेकिन सेक्शन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, अंतरण योग्य नहीं है, उसके नेचर के आधार पर इस प्रकार से इसको घोषित किया गया है। तो पहला आप लिखे, बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज, ऐसी संपत्तियां जो संभावनाओं पर आधारित है वो अंतरण योग्य नहीं है। पहला, बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो संभावना है कि मिल जाएगी, संभावनाओं पर आधारित है, वो संपत्तियां अंतरण योग्य नहीं है। अब इसमें नीचे ABC लिख लो, 3 ऐसी संभावनाएं 3 प्रकार की हो सकती है। ऐसी संभावनाएं 3 प्रकार की हो सकती है। पहली, डायरेक्ट LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधिकार, डायरेक्ट प्रत्यक्ष उत्तराधिकार की संभावना के आधार पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दूसरा, वश्यती होने के कारण प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, अन्य कारण। तो पहला ए कि डायरेक्ट LR, कोई व्यक्ति किसी का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ए नाम के व्यक्ति के बी नाम का एक ही लड़का है और ए वृद्धावस्था के कारण जो है मृत्यु से या डेथ बेड पर है,
ऐसी स्थिति है। और बी, जो ए की प्रॉपर्टी है, बी का डायरेक्ट एलआर कौन है? ए का बी। अब बी की बाप मरने वाला है, ये प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलेगी। जो प्रॉपर्टी बाप के नाम है, अर्थात टाइटल बाप के पास में है, ओनरशिप बाप के पास में है, फिर भी उसका बेटा उस प्रॉपर्टी को सी को अंतरण करता है कि मैं डायरेक्ट एलआर हूं, ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी। जैसे ही बूढ़िया मरेगा तो मैं आपके नाम करा दूंगा। ऐसी पोजीशन में अगर वो अंतरण कर रहा है तो ऐसा अंतरण शून्य है, शून्य करणीय है। कारण कि जब तक किसी व्यक्ति में, आपने कल अंतरण की परिभाषा देखी थी कि अंतरण में दो चीजें होनी आवश्यक है, टाइटल और ओनरशिप, स्वत्व और स्वामित्व। जब उसमें स्थापित ही नहीं है बी में, और वो सी को अंतरण करने का एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट शून्य है, अंतरण नहीं कर सकता। कारण बाप के मरने के बाद म्यूटेशन के आधार पर उस प्रॉपर्टी में बी का नाम प्रतिस्थापित होगा। ये प्रक्रिया पहले पूरी होगी, उसके बाद उसमें स्वत्व और स्वामित्व आता है, फिर ही वो अंतरण कर सकता, अन्यथा वो अंतरण नहीं कर सकता। लेकिन अंतरण कर दिया तो ऐसा अंतरण शून्य है। कारण ये प्रॉपर्टी मिल भी सकती है और ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है, केवल मात्र संभावनाएं हैं। ए का बी, केवल मात्र एक बेटा है, आशा लगाए बेटा है, संभावनाएं हैं बाप के मरने के बाद में प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, जरूरी नहीं है। पीपी कहती है कोई किसी का जीते जी उत्तराधिकारी नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है विद्यार्थियों से कि माँ बाप की सेवा करें, और जिस माँ बाप को सेवा करने का हमारी ये ड्यूटी है, लेकिन जिस माँ बाप के पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी अत्यधिक सेवा करें, प्रसन्न रखे उनको। नहीं तो वो प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को मरने से पूर्व है, अगर वो पूर्ववर्ती नहीं है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है, पूर्वजों की है तो आपका हिस्सा सुरक्षित है। लेकिन आपके पिताजी ने अपने ही जीवन काल में उस प्रॉपर्टी को बनाया है, तो उसे राइट है कि वो मरने से पूर्व उस प्रॉपर्टी को दान में दे सकता है, किसी को सरकार को दे सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, किसी को बेच सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वृद्ध माँ बाप है जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, वहां तो हमारी ड्यूटी है कि उनकी सेवा करें। माँ बाप पिता भगवान के बराबर होते हैं, लेकिन जिन माँ बापों के पास में प्रॉपर्टी है उनकी जो विशेष ध्यान रखे, उनको नाराज न करे। उसमें हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है कि पिताजी के जाने के बाद में ये बंगला, ये खेत, ये जितने भी इनके पास प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी। आपने देखा होगा कि अमेरिका आदि में तो लोगों ने कुत्तों के नाम रजिस्ट्री करवा दी प्रॉपर्टी को। तो पीपी कहती है कि प्रॉपर्टी एक्ट, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 है, कल शायद मैंने 1772 बोल दिया, एविडेंस पढ़ा था तो नाम चढ़ा हुआ था, शुद्धिकरण कर लो। 1872 कहता है कि कोई भी किसी का डायरेक्ट एलआर नहीं है। डायरेक्ट एलआर के आधार पर उस बाप के जीते जी कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी पिताजी आपको मुझे देनी होगी। अगर बाप ने अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी को कमाया है, प्राप्त किया है, जो दादा की नहीं है, पूर्वजों की नहीं, यदि पूर्वजों की प्रॉपर्टी है तो आपका आपके पिताजी के बराबर ही हिस्सा है। बाप के बराबर ही पोते का दादे की संपत्ति में हक होता है हिंदू लॉ के मुताबिक। मैडम शायद जुड़े हुए होंगे, कुमुद मैडम। तो पूर्वजों के नहीं है, अपने जीवन काल में बनाइए तो कोई किसी का डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वसीयती संभावना है। मान लीजिए एक्स ने वाई के पक्ष में वसीयत लिख दी, एक्स के कोई औलाद नहीं है,
वाई भांजा है, और बाद में जब वो लिख रहा था एक्स, तब उसको जेड ने कहा कि अभी मत लिखो यार, ये पता नहीं सेवा करेगा कि नहीं करते ओल्ड एज में। और ओल्ड एज में जैसे भांजे की शादी हुई, भांजा मामे से बात ही नहीं कर रहा है। उसकी पत्नी कह रहा है ये बूढ़ा कब मरेगा, कब ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आएगी वसीयत के आधार पर। मतलब इस प्रकार का प्राय व्यवहार में ये देखा गया है। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वसीयत की कोई औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। वसीयत व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी ही कर सकता है, और वसीयत हमेशा कौन सी काम आएगी, आखिरी वसीयत काम आएगी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक्स ने वाई को की वसीयत की हुई है, वाई इस भ्रम में है, प्रॉपर्टी भी देख रहा है, कामकाज भी देख रहा है, इस भ्रम में है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मामा तो मरने वाला ही है। उससे पहले जेड बैठा बैठा कान भर रहा है कि देख मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना कि ये बेईमान निकलेगा, रोटी भी बेचारे को मामे को टाइम से नहीं दे रही है, बहू बहुत ज्यादा बक 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 करती रहती है। तो ऐसी पोजीशन में जेड उसकी सेवा करता है, और मरने से पूर्व वो प्रॉपर्टी एक्स ने जेड के नाम कर दी। ठीक है, रजिस्टर्ड हुई है तो वेल एंड गुड, रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन आखिरी वसीयत है। पहली वसीयत निरस्त करते हुए वो कहता है कि मेरी आखिरी वसीयत है। और फिर मान लीजिए वो मर जाता है, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, जेड को। और वाई ने ये प्रॉपर्टी पहले ही सी को ट्रांसफर कर रखी है कि ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, एग्रीमेंट करके पैसे प्राप्त कर लेता है, और बाद में आपको रजिस्ट्री करा दूंगा जैसे मेरे नाम होगा। तो ऐसा अंतरण और ऐसा एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है। तो कोई भी व्यक्ति ये समझे कि मेरे पास विल है, वसीयत है, वसीयतकर्ता मरा नहीं है, वसीयतकर्ता ने वसीयत अभी तक खारिज नहीं की है, तब तक वो कहता है मेरे पास वसीयत है। वसीयत कभी भी बदली जा सकती है, आखिरी और अंतिम वसीयत होनी चाहिए उसके पास में। तो वसीयत की संभावनाओं के आधार पर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अंतरण न करे। संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, आप सेकेंड ईयर में है, अभी थर्ड ईयर में विश्वविद्यालय के ये नियम है कि 3 सालों में जो टॉपर रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये शर्त है, और ये कंडीशन कौन सी है, पूर्ववर्ती शर्त है कि यदि इसको फुलफिल करने वाला बच्चा होगा तो उसे वो शर्त पूरी करनी ही होगी, और वो शर्त के मुताबिक जो टॉपर रहेगा वही विद्यार्थी जो है उसे ही गोल्ड मेडल मिलेगा। अक्सर से पालना करनी होगी, ये पूर्ववर्ती शर्त होती है। कुछ एक विधेयक में पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती सबसिक्वेंट कंडीशंस होती है, प्री एंड सबसिक्वेंट कंडीशंस होती है। तो पूर्ववर्ती शर्त को अक्सर से पालना करनी होती है। संभावनाएं हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति टॉपर रह सकता है, हो सकता है आप फेल हो जाए, तो संभावनाओं पर पानी फिर सकता। तो संभावनाओं पर प्राप्त जो संपदा है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। पहला, प्रत्यक्ष वारिस के आधार पर, डायरेक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा मैंने बताया आपको विल के आधार पर संभावना है कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। तीसरी, अन्य संभावनाएं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि कोई एग्रीमेंट करता है, आप कोस्टल एरिया में बड़े बड़े जो शहर है वहां पर जहाज मछली लाने के लिए समुद्र में उतरते हैं, साउथ में, और जो बड़े बड़े कोस्टल एरिया है वहां पर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में मछुआरे समुद्र में न जाए, अलर्ट जारी किया जाता है, फिर भी जाते हैं, डूबते हैं, मरते हैं, कैजुअलिटी होती। कारण वहां रोज सी फूड है, सी फूड खाने के लिए जाना पड़ेगा, रोजी रोटी है उनकी। तो जहाज गया,
और ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि कल मेरे 3 जहाज आएंगे, वो तीनों के तीनों तेरे को जो है मैं ये मच्छी का जो जहाज है पूरे तीनों जहाजों को सौदा कर ले। अब ये जहाज समुद्र में जाएगा, हो सकता है ज्वार भाटा आ जाए, हो सकता है तूफान आ जाए, हो सकता है जहाज डूब जाए। संभावना थी कि 3 जहाज आएंगे और तीनों जहाज जो है उसे मिल जाएंगे, ऐसी संभावना है। तो संभावना पर पानी फिर सकता है, गवर्नमेंट अलर्ट जारी करके रोक सकती है, ज्वार भाटा आ सकता है, जहाज डूब सकता है। तो संभावना है, संभावना पर पानी फिर गया। ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। अरे भाई, कल हो सकता है हड़ताल हो जाए, कल हो सकता है मार्केट बंद हो जाए, कल बैंक न खुले, हो सकता है कल तुम्हें बुखार आ जाए, हो सकता है पैसे देने के लिए वापस आओ बीच में टांग टूट जाए, और यहाँ तक कि हो सकता है कि कल तुम जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे। कोई भरोसा नहीं है कल का। कल किसने देखा है? इसलिए अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो भी, चाहे उसमें चल संपत्ति है चाहे वो अचल संपत्ति है, उसके आधार पर अन्य प्रकार की संभावनाओं को मानने के आधार पर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट हुआ कि संभावनाओं से प्राप्त होने वाली संपदाओं, प्रॉपर्टियों को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर? पहले वाले ऑडियो मैंने जो है क्या नाम इसके ऊपर पढ़ाया है, बोर्ड पर पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर प्रयास कर रहा हूँ, कभी इस बैठे बैठे पढ़ाने में थोड़ी रुचि कम रहती है और सिस्टम में जानता नहीं हूँ कि आपको बोर्ड पर कैसे पढ़ाए। अगली बार देखेंगे, सिस्टम डेवलप कर लेंगे, विद्यार्थियों को टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, ऑफिस, पद ट्रांसफरेबल नहीं है। ऑफिस है, पद है, पद चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, चाहे राजनीतिक है चाहे गैर राजनीतिक है, चाहे वैतनिक है चाहे अवैतनिक, पद और प्रतिष्ठा को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को मठ बनाया, बहुत बड़ा मठ है, और उस मठ का महंत बनाया। महंत बनाने के बाद महंत अपने पद को अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने चहेते शिष्य को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि उस मठ में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का वो मालिक होता है। और उस मठ की एक बॉडी होती है, लीगल बॉडी होती है, उस बॉडी ने उसमें विशेष योग्यता होने के कारण उसको महंत नियुक्त किया गया। और महंत अपना पद अपने भतीजे को दे दे कि मेरा भतीजा बैठेगा इस पद पर, क्योंकि मुझे पद मिला है और मेरा भतीजा जो है मैं इसको नियुक्त करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी लीगल बॉडी होती है, प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के बाद में ही आप किसी को पद दे सकते हैं। आप पद त्याग सकते हैं लेकिन पद ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी जुड़ी हुई होती है। पद जो दिया जाता है विशेष योग्यता, विशेष क्रियाशील रहने के कारण उसे वेतन भी दिया जाता है। तो वेतन का भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वेतन इसलिए दिया जाता है कि वो एक्टिवेट रहे। कोई भी लोक सेवक है या कोई भी कर्मचारी है जिसको सरकार वेतन इसलिए देती है कि वो विशेष प्रोसीजर से, विशेष प्रक्रिया से, यूपीएससी, आरपीएससी प्रोसीजर से निकला। मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूं और मैं कहता हूं मैं वृद्धावस्था की ओर हूं और बेटी कुछ लगी नहीं, मैं बेटी को प्रोफेसर बना दूं मेरी जगह, या मेरा वेतन मेरी बेटी उठाएगी। न तो पद दे सकते, नहीं वेतन दे सकते। रिटायरमेंट के बाद में नहीं पेंशन, पेंशन जो मिलती है उस पेंशन को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। पेंशन इसलिए दी जाती है, अब तो खैर समाप्त कर दी नए सिस्टम में। पेंशन इसलिए दी जाती है
कि उस व्यक्ति ने विशेष समय राज्य की सेवा की थी, तो वृद्ध अवस्था में पेंशन के रूप में राज्य की ये ड्यूटी है कि वह उसे पेंशन दे। तो पेंशन का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। वर्ती का प्राइवेट जो जो कंपनीज वगैरह होते हैं उसमें जो इंसेंटिव मिलता है किसी व्यक्ति को, तो इसमें है बी अनंत्या वर्सेस सुब्बा राव का केस है। बी अनंत्या वर्सेस सुब्बा राव का केस है। ध्यान से फैक्ट्स देखिए। एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, रोटी कपड़ा मकान उसको उपलब्ध करवाया और उसको शिक्षित किया। अपने बच्चों को भेड़ बकरी चराने खेत में काम करने के लिए मजदूरी पर लगाए रखा कि चाचा तुम्हारा पढ़ लिख जाएगा। सब में हमारे पास, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, चाचा को पढ़ाएंगे, चाचा जब नौकरी लग जाएगा तो आपको वो पढ़ा देंगे समझा देंगे, घर परिवार अपना ठीक हो जाएगा। भाई को पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ सुविधा दी, आधी में से आधी रोटी भाई को खिलाई, अपने बच्चों को भूखा रखा या खुद भूखा रहा, लेकिन उसकी पूर्ति की और वो नौकरी लगे। नौकरी लगते ही उसने तो जो है शादी कर ली। शादी करते ही वो जो पीछे मैडम आई, उन्होंने कहा ये कौन है गरीब लोग, कि ये मेरे बड़े भाई है, ये परिवार। नहीं नहीं नहीं, इसके साथ हमें नहीं रहना, और नहीं मैं दोबारा यहाँ आऊंगी, और नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है शहर से। अब छोटे भाई ने बड़े भाई की कोई मदद नहीं की। अब बताइए क्या गुजरी होगी बड़े भाई पर। तो आपको इस बात की जानकारी है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। उसमें यदि आपने अवैसे के समय अवधि के दौरान उसकी डायर नेसेसिटी, आवश्यकता जनित सुख सुविधाओं के लिए कोई पैसा खर्च किया है, तो जब वो मेजर हो जाता है तो उसे आप मांग सकते हैं, वसूल सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से। अब उसके पास मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके पास जो वेतन मिल रहा है या उसको वर्तिका वगैरह जो भी मिल रही है, इंसेंटिव वगैरह मिल रहे हैं, उनमें से वसूलने का अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो पद वेतन वर्तिका का भी आप अंतरण नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट यह है कि मेंटेनेंस, भरण पोषण में प्राप्त होने वाली संपदा, अगर मेंटेनेंस की एवज में पति ने पत्नी को कोई प्रॉपर्टी दी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है, और मल्लिका जी विराजमान है, मुस्लिम विधि ज्यादा जानते हैं, मेहर की एवज में दी है, पत्नी केवल धारणाधिकार बन के ही उस प्रॉपर्टी को फल उपभोग उपयोग कर सकती है, किराया ले सकती है, उसका मेंटेनेंस करवा सकती है, रख रखाव कर सकती है, दिए तब तक। लेकिन उस प्रॉपर्टी को अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस एवज में वो प्राप्त हुई है। मे आई राइट मल्लिका जी? मे आई राइट मल्लिका जी? अकॉर्डिंग टू मोमडन लॉ? यस सर। हाँ, तो वो धारणाधिकार बनाए रख सकती है। जैसे ही उसने ट्रांसफर करने का प्रयास करेगी या करने किया है, तो ऐसा अंतरण शून्य करणीय हो जाएगा। तो मेंटेनेंस किसको मिलता है? वृद्ध माँ बाप को, पत्नी को, अपाहिज बच्चों को, और यहां तक कि जार्ज बच्चों को भी मिलता है। बच्चे उसके होने चाहिए, चाहे नाजायज ही है, तो उनको मेंटेनेंस दिया जाए। मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है? मेंटेनेंस विशेष ब्लड रिलेशन, विशेष संबंध होने के कारण ही मेंटेनेंस की राशि दी जाती है न्यायालय द्वारा, या मेंटेनेंस के एवज में कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, तो उस प्रॉपर्टी का फल उपभोग उपयोग किया जा सकता है जब तक वो अपने जीवन काल में जिए या दूसरी शादी न कर ले। मान लीजिए पत्नी को दी है, दूसरी शादी करते हुए अधिकार खोजे, उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक्स की वाई पत्नी है,
और न्यायालय द्वारा जो मासिक भत्ता या जो भी मिल रहा है उसको मान लीजिए 10,000 20,000 रुपए पर मंथ पति को कह दिया कि इसको आप दोगे, और वाई जेड को अंतरण कर देती है कि मुझे तो पैसे दे दे, मैं तो इंग्लैंड घूम के आऊंगे, 6 महीने जो पैसे मिलेंगे पर मंथ मेरी जगह जाकर के कोर्ट से ले आना। कोर्ट पूछेगी आप कौन, कैसे आए, कौन सी हैसियत से आए, कैसा मेरा एग्रीमेंट है। इस प्रकार से इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है और इसलिए वो मेंटेनेंस की एवज में प्राप्त होने वाली संपदाओं का भी अंतरण नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, सेपरेट ईजमेंट का सेपरेट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुखाधिकार में प्राप्त हुई संपदा का पृथक अंतरण नहीं किया जा सकता। सुखाधिकार क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में सुखाधिकार मतलब उस प्रॉपर्टी का सर्वांगीण विकास, हवा है, पानी है, सीढ़ियां है, लिफ्ट है, ड्रेनेज सिस्टम है, सड़क है, ये सारा जो अधिकार है उस प्रॉपर्टी के स्वामी होने के नाते उसके जुड़े हुए है। उसका प्रॉपर्टी का सर्वांगीण विकास बिना सुखाधिकार, सुख के वे तमाम आधार उस प्रॉपर्टी में, जैसे व्यक्ति के लिए जो विकास के लिए डिस्टर्बेंस कर दिया नहीं इसने। आज सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हवा, शुद्ध पर्यावरण, आर्टिकल 21 में आपने पढ़ा है। डिग्निटी के साथ जीवन जीने के लिए आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। ठीक वैसे ही एक भवन है और उस भवन में हवा, पानी, ड्रेनेज सिस्टम हवा, पानी, ड्रेनेज सिस्टम और मार्ग, चलने का रास्ता वगैरह, ये कोई प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति। मान लीजिए खेत की बात करते हैं, खेत के अंदर जो बीच वाले रास्ता रोक लिया तो क्या वो हेलीकॉप्टर से उतरेगा उस खेत में? मार्ग, चलने का रास्ता, उस अगर मार्ग नहीं होगा तो वो उस प्रॉपर्टी को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, एग्रीकल्चर में के रूप में काम में नहीं ले पाएगा। इसलिए मार्ग उस प्रॉपर्टी का में जो जाने का अधिकार है, मार्ग चलने का अधिकार है, वो ईजमेंट का अधिकार है, सुख का आधार है, वो सुख प्लस आधार, सुखाधिकार। तो मान लीजिए एक बंगला है, बड़ी सोसाइटी है, सोसाइटी के नीचे उसमें सीढ़ी चलती है। कोई मान लीजिए नीचे बिल्डिंग वाला जो सीढ़ी जाती है, बड़ी बड़ी सीढ़ी होगी, आप कलकत्ता या बॉम्बे में गए होंगे, सोसाइटी में सीढ़ी चलती है और वहां पर प्रेस वाले भी बैठे रहते हैं, कई बार देखा होगा, कंजेस्टेड एरिया होता है। मान लीजिए नीचे वाले जो है वो अपनी सीढ़ी को बेच दे किसी को कि भैया तो तेरे यहाँ सीढ़ी की इतना एरिया तो इस पे रहे, लोगों को ऐसी सुविधा होगी, लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले सीढ़ी वाले कहाँ जाएंगे? तो सीढ़ी तो उनका सुख का आधार है। इसलिए जो सुखाधिकार में प्राप्त होने वाली संपदाएं हैं उनको आप क्या नहीं कर सकते? पृथक अंतरण, सेपरेट ट्रांसफर नहीं कर सकते। अधिकार उस प्रॉपर्टी के मालिक होने के नाते आपको मिला है, सुखाधिकार। अगला पॉइंट, लीज, कर्सी पट्टे। मान लीजिए कर्सी पट्टा ए ने बी को दिया, दे सकता है, और ए लीज मनी ले रहा है बी से। जब ए जाता है बी के यहाँ तो बी मिलता ही नहीं है, अंदर कोई सी बैठा है, तू कौन भाई? तो मैंने तो बी से लिया है। सेठ मुनीम को शक्ति त्याग सकता है, लेकिन मुनीम जो होता है वो अन्य के पक्ष में अपनी शक्ति का त्याग सब डेलीगेशन नहीं कर सकता। यहाँ पर डेलीगेशन नॉन पोटेंस डेलीगेरा, रूल ऑफ एजेंसी का ये नियम है कि आपको जो शक्ति दी गई है मूल आदमी द्वारा, उस शक्ति का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, आप उस शक्ति का आगे परित्याग नहीं कर सकते। तो कर्सी पट्टे में भी यही बात लागू होती है कि आप वो जो कर्सी लीज पर दिया गया है उस प्रॉपर्टी को आप उससे क्या कर सकते हैं?
फल उपभोग उपयोग आदि ले सकते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं उसको कल्टीवेट करके। दुकान है तो दुकान में कोई उसका उपभोग करके, या सिनेमा है तो सिनेमा को दिखा करके प्रदर्शित करके, लेकिन उस सिनेमा को आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते जो आपको लीज पर दिया गया है। इसी तरीके से अगेंस्ट नेचर, प्रकृति के प्रतिकूल किसी भी संपत्ति का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर रेल की पटरियां मेरे खेत में से जाती, तो मेरे खेत के अंदर मान लीजिए 500 मीटर की पटरी है, उस पटरी को मैं यहां से लेकर के वहां तक मैं कह रहा हूं मैं ये रेल पटरी बेच रहा हूं, क्या मैं बेच सकता हूं? मान लीजिए नहर निकल रही है मेरे खेत, आधा खेत उस साइड में आधा खेत इस साइड में, और नहर के जो मेरा खेत है और दोनों को पानी बंद कर देता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? या पानी बेच सकता हूं, या मार्ग बेच सकता हूं? तो या तालाब का तल हटी है, आगोर जिसको बोलते हैं, क्या मैं उसका ट्रांसफर कर सकता हूं? मेरे पास सरकारी ओरण है, बंजर भूमि है, सरकारी है, और मेरे खेत के पास में, क्या मैं उस पर कब्जा कर सकता हूँ? कब्जा तो कर सकता हूँ लेकिन अवैध होगा, गवर्नमेंट हटा देगी, किसी को अंतरण नहीं कर सकता क्योंकि वो अंतरण योग्य नहीं है। अगेंस्ट नेचर आप कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो आपको प्रॉपर्टी मिली है उसके प्रतिकूल आप नहीं जा सकते, आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। सेक्शन 6 में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप जीपी त्रिपाठी किताब पढ़ सकते हैं और आर गुप्ता की भी पढ़ सकते हैं। किताब जो भी मिले, किताब लिखी है तो उसने आपसे ज्यादा माइंड अप्लाई किया। कोई किताब ले लो, आप पढ़िए उसको अच्छी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस देखिए। वक्त बहुत कम है, परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक आने वाली है, जुलाई में आपकी परीक्षा की संभावना है। संभावना, मैंने संभावना के युद्ध किया है, संभावना है। अब कितनी है कितनी नहीं होगी, अभी तक तो 99.9 संभावना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा हो जाएगी। आप पढ़िए, पुराने वीडियोस देखिए। कल अपन जो है फिर मिलेंगे, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, दोहरी संभावना के विरुद्ध, या हो सकता है आगे सेक्शन 14 भी मैं साथ में ले लूं, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, इंपॉर्टेंट है। और पुराने वीडियो आप प्ले लिस्ट, हमारे जो कॉलेज का वीडियो है वो चैनल है, उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, सब्जेक्ट वाइज आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगा। ये जो मैंने आज बताया है ये भी वीडियो में पड़ा है, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा टीपी का जो लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया था, तो आप उस वीडियो को भी देखें और आज वाली आवाज को भी आप सुने, क्योंकि वीडियो में आप खोल के कभी सुन सकते हैं, आज वाला वापस भी सुन सकते हैं। तो इतना ही, आज समय इजाजत नहीं दे रहा है। मलिका जी नमस्कार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, आपका बहुत धन्यवाद सर। आज आपने क्लास ट्रांसपोर्टी 1982 के सेक्शन 6 के ऊपर फोकस किया, जिससे आपने विद्यार्थियों को समझाया। सेक्शन 6 के तहत आपने ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जो संभावनाओं पर आधारित है और जिनका की ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसके तहत आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में और विल के ऊपर जो प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है उनके साथ में, और साथ ही अदर पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया। आपने अपने लेक्चर में पब्लिक ऑफिस, स्टिपेंड्स, पेंशन, सैलरी और इसके साथ ही फ्यूचर मेंटेनेंस को भी केस लॉस के साथ में समझाया। एक काफी अच्छा केस लॉ मैंने भी बहुत ध्यान से सुना सर, जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड था। इसके अलावा आज आपने अपने लेक्चर में ईजमेंट, एग्रीकल्चरल लीज और ऐसे ट्रांसफर्स के बारे में बताया कि जो नेचर के अगेंस्ट जाकर हम नहीं कर सकते। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया सर, उसके लिए उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं मल्लिका मैम से आग्रह करना चाहूंगी कि मैम स्टूडेंट्स आपके लेक्चर का आपका स्वागत है। मल्लिका मैम, आप अपना लेक्चर स्टार्ट करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। मेरी आवाज आ रही मैम?
यस मैम, यू आर ऑडिबल। नमस्कार, आज हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता, जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है सीपीसी, जिसमें हमने पहले कल देखा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की रूपरेखा क्या होती है और उसमें डेफिनेशन क्लोज देखा था। आज हम देखते हैं कि सेक्शन 9 देखते हैं कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्या होती है। सिविल न्यायालय यानी ऐसा जो व्यवहारिक न्यायालय है या सिविल न्यायालय है, वो कौन से वादों को सुन सकता है, यानी उसकी जुडिक्शन क्या होती है। तो सेक्शन 9 में ये डिफाइन किया गया है कि कोई भी सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के, सिविल न्यायालय, मैं बोल रही हूं उन शब्दों को ध्यान से देखें, कि कोई भी सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के सभी वादों का संज्ञान कर सकता है, जब तक कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रोहिबिटेड या वर्जित या मना न किया हुआ। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अपन देखें तो सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के सभी वादों का संज्ञान कर सकता है, जब तक कि इस संहिता यानी सीपीसी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से अगर उन्हें मना कर दिया गया है तो वो उसका संज्ञान नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसमें बताया सेक्शन 9 में ये डिफाइन किया गया है कि सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के सभी वादों का संज्ञान कर सकता है, जो कि सिविल प्रकृति, ना कि सिर्फ सिविल नहीं है, सिविल प्रकृति के सभी वादों का संज्ञान कर सकता है। अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अगर सीपीसी में उसको मना कर दिया, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से, तो उन वादों को, चाहे वे सिविल प्रकृति के हैं, फिर भी सिविल न्यायालय उन वादों को नहीं सुन सकता है। इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, दो स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। पहला स्पष्टीकरण ये बताता है कि सिविल वाद होते कौन से हैं, कि कोई भी ऐसा वाद जिसमें पद या संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार है, तो वो वाद सिविल वाद होता है। लेकिन कुछ वाद ऐसे भी होते हैं जिनका डिसीजन या निर्णय क्या है, टोटली धार्मिक कर्तव्यों या जो जातिगत प्रश्न है उनके विनिश्चय पे पूर्ण रूप से अवलंबित है, तो वो वाद भी सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा। यानी कोई वाद ऐसा है जिसका मुख्य प्रश्न तो क्या है, सिविल है, यानी पद या संपत्ति या अधिकार से संबंधित कोई विवाद है। मुख्य जो विवाद विषय है, विवादक है, वो तो पद या संपत्ति से है, लेकिन जो गौण है, जो इम्प्लाइड रूप से है या जो गौण रूप से छोटा है, वो पर्सन क्या है, विवादक धार्मिक कर्तव्यों या कर्मों से रिलेटेड है या जातिगत प्रश्नों के से रिलेटेड है। तो मुख्य प्रश्न का निपटारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उस गौण प्रश्न यानी धार्मिक या जातिगत प्रश्नों से संबंधित कोई भी बिंदु है तो उस पर निपटारा करना पहले आवश्यक है। तो गौण प्रश्न का निपटारा, गौण जो विवादक है, इशू है, उसका निपटारा पहले किया जाएगा, तो ऐसा वाद सिविल प्रकृति का वाद माना जाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में स्पष्टीकरण 1 में बता दिया गया है कि कोई भी ऐसा वाद जिसमें पद या संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार है तो वो वाद सिविल वाद माना जाता है। लेकिन कोई ऐसा वाद जिसका गौण प्रश्न, मुख्य प्रश्न तो पद या संपत्ति से रिलेटेड है, लेकिन गौण प्रश्न धार्मिक कर्तव्य या कर्मों से रिलेटेड है और उसका निपटारा होने पर ही मुख्य प्रश्न का निपटारा किया जा सकता है, तो ऐसा वाद सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा। सेकंड स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण 2 में ये बताया गया है
कि जो पद बताया है स्पष्टीकरण 1 में, यानी एक्सप्लेनेशन 1 में जो पद शब्द का प्रयोग हुआ है, उस पद शब्द को डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन 2 में, कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए यानी आवश्यक नहीं है कि उस पद के लिए कोई फीस जुड़ी हुई हो, यानी वो अवैतनिक पद भी हो सकता है, और वो पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा हो, ये भी आवश्यक नहीं है। यानी वो पद कोई जरूरी नहीं है वो किसी विशेष स्थान से जुड़ा हो, वो जुड़ा हुआ नहीं है, यानी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो भी वो वाद क्या है, सिविल वाद माना जाएगा। वो पद क्या है, उसका सिविल विधिक अधिकार माना जाएगा। इसमें फिर बताते हैं हम कि हम देखते हैं कि अधिकार, न्यायालय की अधिकारिता बताई है सेक्शन 9 में कि न्यायालय का जुडिक्शन बता दिया कि न्यायालय कौन से वादों को सुनेगा, यानी उसकी क्या अधिकारिता है, उसका क्या जुडिक्शन है। तो न्यायालय की इस अधिकारिता से न्यायालय की अधिकारिता न्यायालय की उस शक्ति से है, यानी न्यायालय की अधिकारिता से तात्पर्य न्यायालय की उस पावर से है जिसके अंतर्गत वो किसी वाद को, किसी अपील को या किसी आवेदन को ग्रहण करता है। यानी न्यायालय क्या करता है, किसी भी वाद, अपील या आवेदन को एक्सेप्ट करता है, उस पर सुनवाई करता है, और सुनवाई करने के बाद फिर उसमें निर्णय दे सकता है। यानी अगर उसकी निर्णय देने की पावर है वाद में, अपील में, आवेदन में, तो वो होती है न्यायालय की अधिकारिता। इसका तात्पर्य ये है कि न्यायालय उस प्राधिकार का प्रयोग, यानी जो जुडिक्शन न्यायालय को दिया गया है, वो कानून के द्वारा बनाए गए साधनों द्वारा और उस न्याय विधि के द्वारा अधिरोपित सीमाओं के अधीन है। यानी ऐसा नहीं है कि न्यायालय की जुडिक्शन है ही नहीं और न्यायालय दूसरे न्यायालय के जुडिक्शन का प्रयोग करे, ऐसा नहीं करेगा। न्यायालय अपने प्राधिकार यानी अपनी अधिकारिता का प्रयोग विधि द्वारा जितना उसे प्रदान किया गया है उसी सीमा में करेगा। संक्षेप में अधिकारिता से तात्पर्य निर्णय करने की शक्ति या प्राधिकार से है। अब आता है कि अधिकारिता से तात्पर्य क्या। अधिकारिता दो बातों से हो सकती है। फर्स्ट, कि वाद की विषय वस्तु पे अधिकारिता, यानी उस विषय वस्तु पर अधिकारिता की कौन सा वाद न्यायालय सुन सकता है, कौन सा वाद न्यायालय नहीं सुन सकता। यानी जो कंटेंट्स है या जो सब्जेक्ट मैटर है कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर न्यायालय, कौन सा न्यायालय सुनेगा, ये अधिकारिता होती है। सेकंड, आदेश पारित करने या निर्णय देने का उसका अधिकार। न्यायालय अगर सिर्फ क्या है, मामले को एक्सेप्ट करेगा, वाद, अपील, आवेदन को क्या एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर उसमें फाइनल डिसीजन करने की पावर नहीं है तो वो न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती। जब ये दोनों बिंदु यानी वाद की विषय वस्तु पे अधिकारिता और आदेश पारित, निर्णय पारित करने का जो अधिकार न्यायालय को होता है, तो माना जाता है अगर दोनों चीजें किसी न्यायालय में विद्यमान है तो माना जाएगा कि वो न्यायालय उस मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम है। सुनवाई करने के लिए सक्षम है, इट मीन्स कि न्यायालय की अधिकारिता है, न्यायालय को जुडिक्शन प्राप्त है, न्यायालय को जुडिक्शन प्राप्त है। अब कि किसी वाद को संस्थित करने से पहले न्यायालय की अधिकारिता कब तय की जाती है? किसी भी वाद को संस्थित करने से पहले ही न्यायालय की अधिकारिता तय होनी चाहिए, न्यायालय की अधिकारिता ध्यान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम वाद पत्र न्यायालय में फाइल करते हैं, वाद पत्र शूट जब न्यायालय में फाइल करते हैं, तो वाद पत्र का पहला जो पॉइंट है वो न्यायालय का नाम होता है। प्लीडिंग ड्राफ्टिंग में भी अपन देखेंगे, और ऑर्डर 7 रूल 1 में भी अपन देखते हैं कि न्यायालय का वाद पत्र के जो आवश्यक तत्व है, सबसे पहले न्यायालय का नाम होता है कि न्यायालय का नाम है पॉइंट, तो सबसे पहले कौन सा न्यायालय आएगा। अगर हमें अधिकारिता पता नहीं है तो हम न्यायालय का नाम उसमें फिल नहीं कर सकते, उसमें भर नहीं सकते। तो न्यायालय की अधिकारिता ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं कि न्यायालय की जो अधिकारिता है उसको
4 भागों में बांटा गया है, यानी किसी भी न्यायालय की सक्षमता निश्चित करने के 4 आधार है। 4 प्रकार की न्यायालय की अधिकारिता होती है। फर्स्ट आती है लोकल जुरिडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता, कि कोई भी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता या जुरिडिक्शन की सीमाएं कौन तय करता है? न्यायालय की सीमाएं, स्थानीय सीमाएं सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा तय की जाती है। और जितनी गवर्नमेंट ने सीमाएं न्यायालय की क्षेत्राधिकार तय कर दिया है, उससे बाहर न्यायालय उन वादों को नहीं सुनेगा। जैसे सामान्यतः क्या होता है, एक जिला न्यायालय को जिले के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में क्षेत्राधिकार है, यानी लोकल जुरिडिक्शन जिला न्यायालय को कितना है? जिले की सीमाओं के अंतर्गत क्षेत्राधिकार है। अगर जिले से बाहर, क्या जैसे एग्जाम्पल बीकानेर जिला न्यायालय है, वो बीकानेर जिले से संबंधित समस्त वादों पर स्थानीय अधिकारिता रखता है। क्या बीकानेर जिला न्यायालय नागौर के मामलों को सुन सकता है? क्या बाड़मेर के मामलों को सुन सकता है? नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तय कर दी है कि जिला न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता कितनी होगी? उस जिले के अंतर्गत ही होगी, जिले के भीतर होगी। ऐसे ही सिविल जज जूनियर डिवीजन, यानी सिविल जज कनिष्ठ खंड है या वरिष्ठ खंड है, उनको कितना क्षेत्राधिकार होगा? वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा विशेष क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाएगा कि भाई इस जगह का मामला ये सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सुनेगा या सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड सुनेगा। जितनी गवर्नमेंट ने तय कर दी, उससे बाहर के मामलों को सुनने की न्यायालय को अधिकारिता नहीं होती। और इसी प्रकार हाई कोर्ट क्या है? राज्य की सीमाओं के भीतर अपनी स्थानीय अधिकारिता उसको होती, यानी राज्य से संबंधित, राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान राज्य की सीमाओं के भीतर की जो स्थानीय अधिकारिता में कोई भी सिविल अपराध होता है तो हाईकोर्ट में वाद दायर किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट को पंजाब हरियाणा में होने वाले वादों पर स्थानीय अधिकारिता प्रयोग प्राप्त नहीं है, वो वहां के वादों को नहीं सुन सकता। नेक्स्ट आती है धन संबंधी अधिकारिता, मॉनेटरी जुरिडिक्शन। प्रत्येक न्यायालय की सरकार द्वारा न केवल स्थानीय अधिकारिता तय की जाती है, अपितु धन संबंधी अधिकारिता भी तय कर दीजिए कि कितनी धनराशि से संबंधित मामला है, यानी जो अनुतोष, जो रिलीफ वाद पत्र में मांगा गया है वो कितनी राशि तक का है, यानी कितने धन की मांग की जा रही है। तो उस धन संबंधी अधिकारिता को भी गवर्नमेंट के द्वारा तय कर दिया जाता है कि कोई भी वाद, कोई भी अपील आती है और कोई भी न्यायालय उस वाद अपील को तभी ग्रहण कर सकता है जब उसमें उतनी धन संबंधी अधिकारिता हो, उसका धन संबंधी जुरिडिक्शन हो। इस धन संबंधी अधिकारिता की सीमाएं भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। तो अपन राजस्थान राज्य में देखते हैं कि सबसे जो लोअर न्यायालय है, लघुवाद न्यायालय राजस्थान में नहीं है। लघुवाद न्यायालय को पहले 1000 रुपए तक के मामले सुनने की अधिकारिता थी। राजस्थान राज्य में सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड, यानी जो सबसे छोटा न्यायालय है सिविल न्यायालयों में, उसको 2 लाख रुपए तक के मामले, 2 लाख रुपए तक की धनराशि के मामले सुनने की अधिकारिता है। यानी 2 लाख से अगर 2 रुपए भी ऊपर होंगे तो सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड मामला नहीं सुन सकता। ऐसे ही सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड, यानी जो कनिष्ठ खंड से ऊपर का जो न्यायालय है, उसको 2 लाख रुपए से ऊपर किंतु 5 लाख तक के मामलों को सुनने की अधिकारिता है। यानी 2 लाख तक के तो मामले कनिष्ठ खंड सुनेगा, लेकिन 2 लाख से ऊपर किंतु 5 लाख तक के मामलों को सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड को है। तथा 5 लाख से ऊपर की धनराशि या जो भी अनुतोष के रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो जिला न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे। यानी कितनी भी राशि के ऊपर के मामले हो वो जिला न्यायालय के द्वारा
सुने जाएंगे। तो ये थी धन संबंधी अधिकारिता। तीसरी जो अधिकारिता आती है वो होती है विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता यानी किसी भी न्यायालय की सक्षमता तय करने के लिए सिर्फ 2 अधिकारिता पर्याप्त नहीं है कि हमने तो ये देख लिया कि स्थानीय अधिकारिता क्या है, न्यायालय का नाम लिख देंगे, या धन संबंधी अधिकारिता क्या है, हम न्यायालय का नाम लिख देंगे। नहीं, तीनों प्रकार की अधिकारिताओं का नॉलेज होगा तभी हम वाद पत्र में न्यायालय, सक्षम न्यायालय का नाम फिल कर सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि विवाद से संबंधित जो भी मैटर है वो कहाँ पर फाइल किए जाएंगे, तो इसमें बताया गया है कि विषय वस्तु संबंधी जो भी अधिकारिता वो सरकार के द्वारा तय की हुई होती है। हर न्यायालय को सभी विषय वस्तु से संबंधित मामले सुनने का अधिकार नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे लघुवाद न्यायालय होते हैं, जो छोटे न्यायालय होते हैं, उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिवाइडेशन, विभाजन से संबंधित वाद, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक पालन से संबंधित वाद, पार्टनरशिप के से संबंधित वाद, या पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हैं उनसे संबंधित वाद सुनने की अधिकारिता नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि लघुवाद न्यायालय क्या है, छोटा न्यायालय होता है, उसे छोटे मामले सुनने की ही अधिकारिता प्रदान की गई है, जहां पर भी लघुवाद न्यायालय है वहां पर। इसी प्रकार अब आता है कि जिला न्यायालय। जिला न्यायालय कौन से मामले सुन सकता है? तो जिला न्यायालय प्रोबेट से रिलेटेड मामले, गार्जियनशिप, संरक्षकता से रिलेटेड मामले, विल, वसीयत से संबंधित मामले, विवाह, मैरिज, डाइवोर्स, इनसे संबंधित मामलों की अधिकारिता जिला न्यायालय को होती है। अन्य न्यायालय ऐसे न्यायालय मामले नहीं सुन सकता। जो छोटे न्यायालय है, सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड या जो वरिष्ठ खंड है, वो प्रोबेट, गार्जियनशिप या बड़े जो भी मामले उनको नहीं सुन सकता। वैसे तो क्या है, जो पारिवारिक न्यायालय जहां भी बना दिए गए हैं, फैमिली कोर्ट जहां पर बना दी गई है, वो फैमिली कोर्ट ही मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन से रिलेटेड मामले सुनती है। लेकिन जहां फैमिली कोर्ट नहीं बनाई गई है तो वहां जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये अधिकारिता है, वो सक्षम है विवाह, मैरिज, एडॉप्शन से संबंधित मामलों को सुनने के लिए। तो ये तीनों अधिकारिताएं जब पता होगी, सबसे पहले स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुरिडिक्शन, सेकंड आती है धन संबंधी अधिकारिता, थर्ड आती है विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। ये तीनों अधिकारिताएं जब पता होगी तभी किसी न्यायालय का नाम सक्षम न्यायालय, यानी कौन सा न्यायालय किसी वाद को सुनने के लिए सक्षम है, उस न्यायालय का नाम फिल किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा। एक और न्यायालय की अधिकारिता देखते हैं हम, प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारिता। कि प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारिता किसी भी न्यायालय को दोनों अधिकारिता प्राप्त नहीं होती। प्रारंभिक अधिकारिता से तात्पर्य या अर्थ है कि न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वो किसी वाद को, आवेदन या प्रार्थना पत्र को ग्रहण करता है और उस पर डिसीजन देता है। प्रारंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन है, उसका मतलब यह है कि किसी भी वाद को, आवेदन को और प्रार्थना पत्र को या किसी विधिक कार्रवाई को न्यायालय क्या एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और उस पर डिसीजन देता है प्रारंभिक रूप से, तो वो होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सेकंड जो जुरिडिक्शन है वो अपीलांट जुरिडिक्शन है, यानी अपीलीय न्यायालय किसे कहते हैं या अपीलीय सिविल अधिकारिता किसे कहते हैं? कि आरंभिक अधिकारिता में किसी न्यायालय ने क्या है, कोई डिग्री पारित कर दी, तो उस जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है उससे ऊपर का जो न्यायालय होगा, उसको ये पावर है कि वो अपील में उस डिग्री के विरुद्ध जो आक्षेप आए हैं और जो ऑब्जेक्शन आए हैं उन्हें सुन सकता है। यानी अब
सिविल अपीलीय अधिकारिता का तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत अपीलीय न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील या ऑब्जेक्शन को ग्रहण करता है और उस पर फाइनल डिसीजन करता है। यानी दोनों प्रकार के अधिकारिता में क्या होता है, पहले वाले में तो जो ओरिजिनल जुडिक्शन है उसमें तो ये है कि न्यायालय वाद को, प्रार्थना पत्र को या अन्य विधिक कार्रवाई को ग्रहण करता है और उस पर डिसीजन करता है। और अपीलीय अधिकारिता का मतलब है कि न्यायालय अपने लोअर कोर्ट है जो भी, उन्होंने अगर कोई डिग्री निर्णय दे दिया है और उस पर ऑब्जेक्शन है तो न्यायालय अपील में उन ऑब्जेक्शंस को ग्रहण करता है और उस पर फाइनल डिसीजन करता है। तो दोनों प्रकार की अधिकारिताएं केवल कुछ न्यायालयों को ही प्राप्त है। कुछ न्यायालयों को केवल प्रारंभिक अधिकारिता है, जैसे लघुवाद न्यायालय है, सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड है, सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड है, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के जो भी न्यायालय हैं इनको सिर्फ ओरिजिनल या प्रारंभिक अधिकारिता होती है, आरंभिक अधिकारिता होती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है उनको दोनों प्रकार की अधिकारिता प्राप्त होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है, वो जिले से संबंधित कोई भी मामला आता है तो वो से 5 लाख से ऊपर तक का मामला है तो जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज को ये पावर है कि वो मामले को सुन सकती है, ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। लेकिन अब जिला न्यायालय को अपीलांट या अपीलीय जुडिक्शन कब है कि सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड या वरिष्ठ खंड ने कोई निर्णय दिया और पक्षकार उससे संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय क्या कर सकता है, जो भी पक्षकार पीड़ित पक्षकार है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड या वरिष्ठ खंड के डिग्री की निर्णय या डिग्री की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है। ऐसे ही हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो निर्णय आते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णयों की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये तो देखा हमने चारों जुडिक्शन। एक यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि न्यायालय क्या होता है। न्यायालय का मतलब ये नहीं है, अपन ने न्यायालय की अधिकारिता पढ़ी, न्यायालय क्या है, न्यायालय क्या है ये देखा, लेकिन न्यायालय वास्तव में है क्या। न्यायालय का मतलब ये नहीं है कि वो साजो सज्जा या एक सजा हुआ रूम हो, उसमें डायस हो, कटहरे हो, ये नहीं है। न्यायालय का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी बॉडी जो न्यायिक अभिकरण के रूप में तो हो, साथ में उसमें अंतिम फाइनल डिसीजन देने की शक्ति हो। अगर मान लो कोई ऐसी बॉडी है जिसमें साजो सज्जा के, तो न्यायालय की साजो सज्जा वाले तो सारे समान हैं, डायस भी है, कटहरे भी है, चेयर्स भी है, लेकिन अगर वो बॉडी फाइनल डिसीजन नहीं दे सकती है, तो वो न्यायालय नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखते हैं कि हमने आगे शुरुआत में देखा कि सेक्शन 9 में ये बताया गया कि सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के सभी वादों का संज्ञान करेगा। तो सिविल वादों का संज्ञान करेगा, सिविल प्रकृति के वादों का, न कि सिविल वाद। सिविल उनके जो नेचर है वो सिविल होनी चाहिए, यानी सिविल प्रकृति के सभी वादों का संज्ञान करेगा जब तक कि इस संहिता यानी सीपीसी में उन्हें एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, जिसका कॉग्निजेंस लेने से वर्जित ना किया गया हो, मना ना किया गया, उन सभी वादों का संज्ञान सिविल न्यायालय करेगा। तो भारतवर्ष में न्यायालय विधि और साम्य दोनों प्रकार की अधिकारिताओं का प्रयोग करते हैं, परंतु साम्य की अधिकारिता का प्रयोग हमेशा विधि के प्रावधानों के अधीन होता है। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के वाद दीवानी न्यायालय की अधिकार सीमाओं से वर्जित है, या हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे वाद हैं जिन्हें सिविल न्यायालय सुन नहीं सकता। तो पहला ये वाद आ गया, पहला पॉइंट ये आता है कि सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के सभी वादों को सुनेगा। सिविल प्रकृति का मतलब है कि सिविल प्रकृति का वाद किसे कहेंगे, या सिविल प्रकृति
प्रकृति, सिविल प्रकृति को डिफाइन किया है स्पष्टीकरण 1 में कि कोई भी ऐसा वाद जिसमें जो इशू है, जो विवादक है, वो पद या संपत्ति से संबंधित है, यानी पद या संपत्ति से रिलेटेड है कोई भी इशू, तो वो वाद क्या माना जाएगा? वो सिविल प्रकृति से संबंधित वाद माना जाएगा, सिविल प्रकृति से संबंधित वाद माना जाएगा। और अगर कोई वाद ऐसा है जो केवल जातिगत प्रश्नों से रिलेटेड है या ओनली धार्मिक कर्मों से रिलेटेड कोई वाद है, तो वो वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। मान लो कोई ऐसा वाद है जो जातिगत प्रश्नों से रिलेटेड है, मान लो इस जाति, ब्राह्मण जाति में ये नहीं कराया, मुसलमान जाति में ये नहीं कराया, इस जाति में ये नहीं, मतलब कोई विशेष मृत्यु भोज पे नहीं बुलाया, विवाह में ये रस्म नहीं की, दत्तक लिया तो ये रस्म नहीं की, या उसने हमारे को क्या क्या इस जाति भोज जो भी बिरादरी के जो खाने होते हैं उनमें नहीं बुलाया, किसने मेरे को अपने घर में कोई भी मृत्यु भोज हुआ और उसने मेरे को इनवाइट नहीं किया, मुझे तो जाति से मैं मत बुलाना था उसको और मैंने बुलाया, उसने नहीं बुलाया मेरे को। अगर इसके लिए कोई व्यक्ति वाद लेके आता है तो वो वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो जातिगत प्रश्नों से संबंधित अधिकार है, उसमें उससे उसके कोई विधिक अधिकार हनन नहीं हो रहे, उसके लीगल राइट विधिक क्षति नहीं हो रही। जैसा कि हम टोड में पढ़ते हैं कि इंजुरिया साइन डैमनम, यानी अगर विधिक अधिकारों की क्षति होती है तो ही न्यायालय में वाद फाइल किया जा रहा है। ऐसे ही अगर धार्मिक कर्तव्य या कर्मों से संबंधित कोई वाद है तो उसके लिए भी सिविल वाद नहीं लाया जाएगा, और अगर ले भी आया तो न्यायालय उसे एक्सेप्ट करने और उस पर डिसीजन करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उसको अधिकारिता नहीं दी। धार्मिक कर्तव्य या कर्मों से मुख्य अगर मेन जो इशू है या जो सब्जेक्ट मैटर है, विवादक प्रश्न तनकी जो होती है, अगर वो धार्मिक प्रश्नों से रिलेटेड है तो न्यायालय उस वाद को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही उसमें फाइनल डिसीजन देगा, न्यायालय उसको ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है। अब धार्मिक कर्तव्य से संबंधित कौन से वाद हो सकते हैं? मान लो कोई उदाहरण है कि कोई भी जो मंदिर के स्वामी हैं या मंथ हैं या कोई भी मुतवली हैं, कोई भी व्यक्ति ये कहे कि इस विशेष अवसर पे मुझे पालकी में बैठा के मेरा जुलूस निकाला जाए, या इस अमुक दिन भगवान को ये वस्त्र पहनाने हैं, या भगवान को ये विशेष खाना खिलाना है, या उनको भोजन कराना है। अगर इन संबंध ऐसे वादों के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए कोई वाद लाया जाता है तो वो क्या है? मुख्य विषय तो क्या है? धार्मिक कर्तव्य या कर्म कांडों से रिलेटेड वाद है। तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का क्या विधिक अधिकार हनन हो रहा है कि मान लो महंत आता है और कहता है कि मूर्ति, मंदिर में जो मूर्ति है उसको आज के दिन तो ये पीले रंग के वस्त्र ही पहनाने हैं, और दूसरे जो ट्रस्ट वाले हैं वो कह देते हैं, ऑब्जेक्शन कर देते हैं, नहीं पीले रंग के वस्त्र तो आज नहीं पहनाएंगे। तो महंत है जो न्यायालय में आ जाता है कि भाई मंदिर में मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र आज इस विशिष्ट अवसर पे नहीं पहना रहे, तो इसके लिए वो न्यायालय में वाद फाइल करता है। तो सिविल न्यायालय के ऐसे वाद को सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उससे मूर्ति के विधिक अधिकार हनन नहीं हो रहे, ना ही उस महंत के विधिक अधिकार हनन हो रहे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये जो वाद है वो सिर्फ कर्म कांडों पर, रीति रिवाजों पर आधारित है। किसी को इंजुरिया साइन डैमनम यानी लीगल क्षति नहीं हो रही, लीगल डैमेज नहीं हो रहा। तो न्यायालय कौन से वादों को नहीं सुनेगा? जो जातिगत प्रश्नों पर आधारित हो, धार्मिक बातों पर, रीति रिवाजों पर, कर्म कांडों पर आधारित हो, जिसका मुख्य विचारणीय प्रश्न ही अगर जाति, धर्म या रीति रिवाजों से संबंधित है, तो उन वादों को न्यायालय नहीं सुनेगा।
न्यायालय, सिविल न्यायालय को उन वादों पर संज्ञान करने की अधिकारता नहीं है। लेकिन जहां पर विवाद का विषय स्पष्टीकरण 1 में, एक्सप्लेनेशन 1 दिया हुआ है सेक्शन 9 में, कि जहां पर कोई वाद ऐसा है जिसमें दो विवादक है, दो इश्यू है। फर्स्ट इश्यू जो मेन इश्यू है, जो मुख्य इश्यू है, वो तो क्या है, पद या संपत्ति से संबंधित है। लेकिन जो गौण इश्यू है, जो गौण विवादक है, वो धार्मिक बातों, रीति रिवाजों, कर्म कांडों से रिलेटेड है। अब क्या है कि उस गौण विवादक का निपटारा जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक मुख्य जो विवादक है, जो मेन इश्यू है, उसका निपटारा नहीं हो सकता। मैंने दो बातें, जब तक कि गौण विवादक जो भी है उसका निपटारा नहीं किया जाएगा, तब तक मुख्य जो इश्यू है, मेन जो इश्यू है, उसका निपटारा नहीं हो सकता। तो वहां पर पहले गौण जो इश्यू है विवादक, उसका निपटारा किया जाएगा और फिर मेन का किया जाएगा। तो ऐसा वाद जो धार्मिक रीति रिवाजों, कर्म कांडों के प्रश्न पर डिपेंड है, तो वो वाद जिसमें मुख्य जो विवादक है वो तो क्या है, पद या संपत्ति से, लेकिन वो किस पे डिपेंड हो गया, जातिगत प्रश्नों, धार्मिक बातों, रीति रिवाजों की बातों पर डिपेंड हो गया कि उसका निपटारा होगा, तभी पद या संपत्ति संबंधी वाद का निपटारा हो सकता है। तो ऐसा वाद सिविल वाद माना जाएगा। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं कि पद या संपत्ति से रिलेटेड ये वाद जो वाद है वो सिविल प्रकृति के वाद माने जाते हैं। अब आता है कि एक इसमें केस लॉ है, कंजी मंजी औजी, कंजी मंजी औजी वर्सेस कंजी वज्जी औजी। इस वाद में न्यायालय ने ये निर्धारण किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारण किया कि मंदिर की व्यवस्थाओं में, मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती है वो उसका आंतरिक मैटर है। उसके मामले में अगर मंदिर में कौन से दिन क्या काम करना है, कैसा भगवान की मूर्ति का श्रृंगार करना है, कौन सा वस्त्र पहनाना है, ये सब क्या है, आंतरिक मैटर है मंदिर के, धार्मिक बातें हैं और आंतरिक मैटर हैं। तो ऐसे मामलों में सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं है, सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं। ऐसे मामले फिर कौन सुनेगा? ऐसे मामले जो ट्रस्ट होती है, जो न्यास होती है, ट्रस्ट के द्वारा ऐसे मामले सुने जाते हैं। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि सिविल न्यायालय कौन कौन से वादों का संज्ञान कर सकता है, यानी सिविल न्यायालय कौन कौन से वादों को सुन सकता है, किस किस पर उसकी अधिकारता होती है। कि एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नोट किए हैं कि इन वादों पर सिविल न्यायालय की अधिकारता होती है। जैसे फर्स्ट आता है दीवानी प्रकृति के वाद कौन कौन से माने जाते हैं। पहला, अगर किसी सरकारी सेवक का वेतन बकाया है, उसकी जो वेतन है वो ड्यू है और उसको नहीं मिल पा रहा है, वेतन नहीं मिला है, तो वो इसके लिए सिविल न्यायालय में वाद फाइल कर सकता है और सिविल न्यायालय ऐसे वाद को सुनेगा और संज्ञान लेगा। ठीक है, फिर आता है, इसमें देखते हैं अपन सेकंड, पूजा करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करना, उपासना करने का अधिकार है। ये हम आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक भी 28 में पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी पूजा करने का अधिकार है। वो जिस भी तरीके से, जिस भी रीति रिवाज से अपने इष्ट की पूजा कर सकता है। ऐसा नहीं है को कोई भी धार्मिक संस्थान में किसी अमुक व्यक्ति को आने दिया जाएगा और अमुक को नहीं जाने दिया जाएगा। अगर वो सार्वजनिक मंदिर है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है। अगर वो मस्जिद है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति
जो भी अपने इष्ट को मानता है वो उसमें पूजा किसी भी प्रकार उसकी पूजा उपासना कर सकता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को रोक दिया जाए कि आपको इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति सिविल वाद लेके आ सकता है और ऐसा वाद का न्यायालय, सिविल न्यायालय संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा। नेक्स्ट आता है धार्मिक या अन्य प्रकार के जुलूस निकालने का अधिकार। धार्मिक या अन्य प्रकार के जो जुलूस निकालने का अधिकार होता है कि घोषणात्मक वाद होता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार है, ये ऐसे वाद क्या माने जाते हैं, दीवानी प्रकृति का वाद माना जाता है कि अमुक दिन अमुक रास्ते से ये जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जुलूस राजनीतिक का सामाजिक कार्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, लेकिन जुलूस निकालने का जो अधिकार है वो विधि के युक्तियुक्त निर्बंधों द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन बिना कोई रीजन, विधि के कोई भी रीजन नहीं है और बिना मतलब ही अगर किसी व्यक्ति को जुलूस निकालने से मना कर दिया जाता है तो उसके लिए सिविल वार लेके आ सकता है। नेक्स्ट आता है मृत व्यक्ति को दफनाने का अधिकार। मृत को दफनाने संबंधी या अंत्योष्ट जो भी अंतिम क्रियाकलाप होता है उसके लिए जो भी जुलूस निकलता है या जो भी यानी जो लास्ट जो अंतिम क्रियाकलाप है उन सब को करने का अधिकार भी क्या है, सिविल अधिकार। कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसको दफनाने नहीं दिया जाता है या उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए सिविल न्यायालय कोई रोक लगाता है तो वो क्या करता है, क्राइम करता है। जो भी रोक लगा रहा है वो क्राइम कर रहा है और जिसको अधिकार है वो सिविल न्यायालय में वाद लेके आ सकता है और सिविल न्यायालय ऐसे वाद को सुनेगा। नेक्स्ट आता है किसी व्यक्ति का संचालन या चेयरमैन की हैसियत संबंधी अधिकार। यानी अगर किसी व्यक्ति को संचालक या चेयरमैन की हैसियत से कोई अधिकार दिए गए हैं और वो उन अधिकारों के अधीन रहते हुए कोई कार्य करता है, उन अधिकारों को अधीन रहते हुए कार्य करता है, तो उन कार्यों से होने के लिए, उन कार्यों को करने से होने वाली क्षति के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगी। अगर किसी व्यक्ति को मान लो जिला परिषद में क्या है, अध्यक्ष बना हुआ है, संचालक है जिला परिषद का, जो अध्यक्ष है उसको बिना किसी कारण से उसके पद से हटा दिया जाता है तो वो इसके लिए सिविल न्यायालय में वाद लेके आएगा और सिविल न्यायालय ऐसे वादों को सिविल प्रकृति का वाद मानता है। नेक्स्ट है मत देने का राइट टू वोट। प्रत्येक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जो मेजर है उसे अपना मतदान करने का अधिकार है। अगर मत देने के अधिकार से रोका जाता है तो उसके सिविल अधिकारों का हनन होता है। ऐसा वाद न्यायालय में सुना जा सकता है। कोर्ट में भी पढ़ते हैं एसबी बनाम वाइट का वाद अपन। ठीक है, फिर आता है विशिष्ट अनुतोष का अधिकार। मान लो कांटेक्ट किया ए और बी ने, ए ने कहा मैं आपके लिए घर बना दूंगा और बाद में क्या है, कांटेक्ट बीच कर देता है, संविदा भंग कर देता है, तो बी विशिष्ट अनुतोष स्पेसिफाइड रिलीफ के लिए कोर्ट में वाद लेके आएगा और सिविल न्यायालय ऐसे वादों का संज्ञान लेगा। नेक्स्ट आता है कि दीवानी अपराध के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार। यानी किसी ने दीवानी अपराध कहाँ पे डिफाइन बताया किए हुए, कोर्ट में बताए हुए हैं कि सिविल दोष यानी कोई नेग्लिजेंसी करता है, कोई न्यूसेंस करता है और अगर कोई संविदा भंग करता है, कुछ भी नेग्लिजेंसी न्यूसेंस, अगर किसी के विधिक अधिकारों की हानि होती है तो उसे उसके लिए रिलीफ, क्षतिपूर्ति, डैमेज प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर दो कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट का बीच हो जाता है, संविदा भंग हो जाती है, तो संविदा भंग से होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का
डैमेज प्राप्त करने का, जो क्षतिपूर्ति है उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है कि विवाह विच्छेद संबंधी वाद, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, इन सब वादों के लिए सिविल न्यायालय को अधिकारता है। पद के लिए वाद, यानी कोई व्यक्ति पद विधि पूर्वक धारण किए हुए है और बिना विधि की प्रक्रिया के, बिना कोई कारण के उसे उस पद से हटा दिया जाता है, तो वो इसके लिए वाद लेके आ सकता है। एग्जाम्पल कि कोई मंदिर है और वहां पर कोई पुजारी है, वो वंशानुगत उसी के वंश वाले उसमें पुजारी रह रहे हैं किसी मंदिर में, और किसी पुजारी को वहां उस समाज के लोगों के द्वारा हटा दिया जाता है, तो वो उस पद, यानी जो पुजारी है, जो वंशानुगत उस पद को धारण किए पुजारी के पद को, अगर वहां से उसे हटा दिया जाता है तो वो उसके लिए सिविल न्यायालय में वाद लेके आ सकता है। नेक्स्ट, भाटक यानी रेंट, किराया प्राप्त करने के लिए वाद। मान लो ए ने बी को किराए पे रखा और बी अब किराया चुका ही नहीं रहा है, बी किराया चुका ही नहीं रहा है, तो ए किराया प्राप्त करने के लिए वाद लेके आ सकता है, भाटक प्राप्त करने के लिए वाद लेके आ सकता है। नेक्स्ट आता है घोषणात्मक वाद, घोषणात्मक संबंध, घोषणात्मक वाद, डिक्लेरेशन सूट, कि अगर किसी व्यक्ति में कोई अधिकार है और वो न्यायालय से उस अधिकार की घोषणा करवाना चाहता है, तो ये वाद कौन से, डिक्लेरेशन सूट हो गए। तो ऐसे डिक्लेरेशन सूट क्या होंगे, सिविल प्रकृति के वाद माने जाएंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन सूट को सिविल प्रकृति का वाद माना जाता है। ऐसे ही इसमें आता है कि जन्म तिथि में सुधार संबंधी वाद, कि मान लो किसी व्यक्ति कर्मचारी द्वारा अधिवर्षीयता की आयु से पहले जन्म तिथि में सुधार करने के, मान लो उसकी रिटायरमेंट, अभी तो वो है तो क्या है 55 साल का, लेकिन डॉक्यूमेंटली क्या है, डॉक्यूमेंटली उसको 62 साल का बना दिया, 60 का बना दिया या 62 का बना दिया, और उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई, इसकी 60 की होने वाली है, डॉक्यूमेंटली हिसाब से 60 का होने वाला है, लेकिन ओरिजिनल में वो 55 का ही है। तो उस सरकारी कर्मचारी को अधिकार है कि वो अपनी जन्म तिथि में सुधार अगर नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए वो न्यायालय में वाद फाइल कर सकता है कि भाई मेरी आयु ज्यादा लिखवाई हुई है डॉक्यूमेंट में गलती से, तो जन्म तिथि में सुधार करवाने से संबंधित वाद भी सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा, सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ जो सिविल प्रकृति के वाद माने जा सकते हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कौन से ऐसे वाद हैं जिन्हें सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाता है। तो पहला, जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद, यानी जिसमें मुख्य विवादक विषय, मेन जो इशू है, कॉज ऑफ एक्शन या जो इशू है वो जातिगत प्रश्नों से संबंधित है, कि मुझे जाति भोज में नहीं बुलाया, इस जाति में विवाह के अवसर पे ये काम नहीं किया, मृत्यु हुई उस समय ये रीति रिवाज नहीं किया। अगर इन विषयों के लिए कोई न्यायालय में वाद लाता है तो ऐसे वादों को न्यायालय नहीं सुनेगा, क्योंकि ये सिविल प्रकृति के वाद नहीं माने जाते। नेक्स्ट आता है धार्मिक प्रश्नों से संबंधित वाद, धार्मिक प्रश्नों से संबंधित वाद, अगर मैंने अभी जो पहले बताया कि मूर्ति को ये वस्त्र पहनाने हैं, ये खाना खिलाना है, ये जुलूस निकालना है, महंत कह दे कि मुझे तो पालकी में बैठा के जुलूस निकालो, तो ये तो क्या है कि जुलूस नहीं निकाला, तो ये तो मेरा पद था, इस महंत होने के कारण मेरा अधिकार था। तो ऐसे वाद जो धार्मिक कर्म कांडों रीति रिवाजों से संबंधित है उनके लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद लाया जाता है तो न्यायालय को सुनने की अधिकारता नहीं है। नेक्स्ट आता है किसी पद के साथ जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए वाद। मान लो कोई पद
कोई व्यक्ति किसी पद को धारण किया हुआ है और पद को धारण करने के साथ साथ में उसको ये अधिकार है कि वो उससे जुड़ी हुई रक्षा के लिए, रक्षा का अधिकार है। मान लो एग्जाम्पल, हमारे प्रिंसिपल महोदय, वो पद के साथ पद के लिए वाद ला सकते हैं, लेकिन पद के साथ जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए वाद नहीं ला सकते कि वो किसी लाभ को धारण करे कि मैं तो प्रिंसिपल हूँ। एग्जाम्पल है कि हम प्रिंसिपल हैं, हमें ये लाभ होना चाहिए, हमें ये लाभ होना चाहिए, इसके लिए वाद नहीं लाया जा सकता। और लाया जाता है तो सिविल न्यायालय को सुनने की अधिकारता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद। गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद, मान लो किसी भी व्यक्ति को क्या है, हर व्यक्ति को क्या है, अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति नहीं बताना चाहता कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम उसको प्राइवेसी का अधिकार है। कोई व्यक्ति पद धारण किए और उसमें गोपनीय सूचनाएं या संसूचनाएं जो भी प्राप्त होती है, उससे न्यायाधीश है, उसे सीट डायस पे बैठे हुए कई सूचनाएं प्राप्त होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके सामने ये घटना हुई, आप बताएं हमें। या आपको तो आपके कोई एडवोकेट है, उसके पास कोई क्लाइंट आता है और वो अपनी पर्सनल जो भी प्राइवेसी या पर्सनल जो भी बातें हैं, क्लाइंट क्या करता है, एडवोकेट से शेयर करता है, तो एडवोकेट को बाध्य नहीं किया जा सकता। कहाँ पे, एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में बताया है कि जैसे जज है या कोई वृत्तिकाचार है या विधि अधिवक्ता है, उससे कोई भी अगर उसने प्रोफेशनल इथिक्स में कोई भी बातें आई है तो वो उसे शेयर करने के लिए बाध्य नहीं है या उसके लिए कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है स्वेच्छा से किए गए भुगतान से संबंधित वाद। अगर कोई व्यक्ति किसी समझौते या व्यवस्था पत्र के बिना, यानी क्या करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी समझौता एग्रीमेंट नहीं करता, ना ही कोई सेटलमेंट व्यवस्था पत्र लिखवाता है और किसी अमुक व्यक्ति को ऐसे ही पैसे भुगतान कर देता है। मान लो ए है और ए क्या करता है, बी को पैसे देता है, बी से कुछ भी नहीं लिखवाता, ना कुछ समझौता करवाता है, ना कोई व्यवस्था पत्र लिखवाता, कुछ भी नहीं लिखवाता, और ए बी को पैसे दे देता है। अब बी वापस पैसे भुगतान कर नहीं रहा, बी वापस पैसे भुगतान कर नहीं रहा, तो ए ने स्वेच्छा से भुगतान किए भाई बी को। अब ए उन स्वेच्छा से भुगतान किए गए पैसों को वापस प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता, और करता है तो न्यायालय को ऐसे वादों को सुनने की अधिकारता नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि हमने सेक्शन 9 का जो भाषा पढ़ी उसमें लिखा कि न्यायालय अभिव्यक्त रूप से और विवक्षित रूप से, अगर संहिता में कहीं अभिव्यक्ति या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से प्रोहिबिटेड कर दिया, मना कर दिया, तो सिविल प्रकृति का वाद होते हुए भी सिविल न्यायालय उस वाद को सुन नहीं सकता, संज्ञान नहीं कर सकता। तो एक्सप्रेस रूप से वर्जित या प्रोहिबिटेड कौन से वाद हैं? पहला, विशिष्ट कानून द्वारा विचारित विषय। ऐसा कोई वाद जो सिविल प्रकृति का तो है लेकिन उसके लिए स्पेशल लॉ बना दी गई, स्पेशल कानून बना दिया गया है, तो सिविल वाद होते हुए भी, सिविल प्रकृति का वाद होते हुए भी सिविल न्यायालय को उन वादों पे अधिकारता नहीं होती है। एग्जाम्पल, रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं कि लगान लेना है, बंदोबस्ती से लेना है, किराया कितना, खेती से किराया कितना लेना है, मतलब जो रेवेन्यू से संबंधित जो भी मामले आते हैं वो कौन सुनता है? फिर रेवेन्यू लॉ, राजस्थान राजस्व अधिनियम बना हुआ है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, यानी काश्तकारी से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, कोई भी विवाद आता है, तो उसपे किसको अधिकारता दे दी? कानून बना दिया स्पेशल कि रेवेन्यू से संबंधित या काश्तकारी से संबंधित
कोई भी विवाद होगा तो उसे कौन सुनेगा? रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी, राजस्व न्यायालय सुनेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब मामला तो क्या था? संपत्ति से रिलेटेड था, तो हम कहते हैं सिविल प्रकृति का वाद था। लेकिन सिविल न्यायालय नहीं सुन सकता, एक्सप्रेस रूप से मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसके लिए स्पेशल लॉ बना दी गई, स्पेशल कानून बना दिया जाता है, तो वो मामले सिविल न्यायालय नहीं सुन सकता। ऐसे ही मोटर व्हीकल से रिलेटेड मामले हैं कि मोटर दुर्घटना से रिलेटेड जो मामले हैं वो एमएससीटी कोर्ट सुनती है। ऐसे ही श्रम जो अधिकरण बने हुए हैं, यानी श्रमिकों के विवाद हैं, वेतन से संबंधित, हड़ताल, छटनी, तालाबंदी, जो भी विवाद आते हैं कर्मकार और नियोक्ता के बीच में, तो वो मामले कौन सुनता है? ट्रिब्यूनल सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उसके लिए स्पेशल लॉ बना दिया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ आया, एक्सप्रेस रूप से वर्जित किया है। तो पहला, अगर किसी विषय के लिए स्पेशल लॉ बना दिया गया है और उसमें स्पेशल लॉ के तहत बता दिया जाता है कि रेवेन्यू लॉ बना दिया तो रेवेन्यू से संबंधित मामले, मोटर व्हीकल एमएससीटी बना दिया, कोर्ट एमएससीटी मामला सुनेगी। ठीक है, तो स्पेशल लॉ बना दिया तो वो वाद सिविल प्रकृति के होते हुए भी सिविल न्यायालय नहीं सुन सकता। ऐसे ही सेकंड अपवाद आता है इसमें कि विशिष्ट ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण द्वारा विचारणीय हो, कि अगर स्पेशल लॉ बनाया है तो उस स्पेशल लॉ में या तो कोर्ट बना दी गई हो या ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए होंगे। तो अगर किसी मामले को सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं तो वो मामला सिविल प्रकृति का होते हुए भी सिविल न्यायालय नहीं सुन सकता। एक्सप्रेस रूप से मना किया हुआ है कि विशिष्ट न्यायाधिकरण बना दिए गए हैं तो उन मामलों पर सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट की किराया हमने पढ़ा भी था, सिविल भाटक से संबंधित सिविल प्रकृति का वाद है। लेकिन अब वहां पे हम देखते हैं कि किराया अधिकरण बना हुआ है, ट्रिब्यूनल्स बनाए, रेंट ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। उन रेंट ट्रिब्यूनल्स के द्वारा या किराया अधिकरणों के द्वारा ही किराए से संबंधित जो भी विवाद है उनके द्वारा सुने जाएंगे और डिसाइड किए जाएंगे। तो वहां पर सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं होती है। ऐसे ही अगर बिजली आपूर्ति से संबंधित मामला है तो बिजली बोर्ड बना दिया गया है। श्रमिकों से संबंधित मामला है तो श्रमिकों के लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, श्रमिक विधियों में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिनके लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, जिन मामलों को सुनने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बने हैं, वो सिविल प्रकृति के वाद होते हुए भी सिविल न्यायालय उन वादों का विचार नहीं करेगा, क्योंकि सीपीसी में स्पष्ट रूप से मना किया। अब आता है विवक्षित रूप से वर्जित या इम्प्लाइड रूप से कौन से वर्जित किए। पहला, विधि के सामान्य सिद्धांत के आधार पे। विधि का सामान्य सिद्धांत क्या कहता है? विधि का सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि राज्य के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, राज्य के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है जो कि अपनी संप्रभु सॉवरिन पावर, यानी राज्य अपनी संप्रभु शक्ति के अधीन कोई काम कर रहा है और उस संप्रभु शक्ति के अधीन कार्य करने से अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार की क्षति भी होती है, हनन होता है, तो भी सिविल न्यायालय को उस सिविल वाद को सुनने की अधिकारता नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल एक सीधा सा बताती हूँ मैं। लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण। मान लो आप जहां कहीं भी रह रहे हो और वहां से कोई मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ी करने का कोई मास्टर प्लान आ जाए तो क्या भूमि अधिग्रहित हो गई राज्य द्वारा? राज्य ने काम किया, अपनी सॉवरिन पावर, संप्रभु शक्ति के अधीन पावर काम किया और उससे कि कई व्यक्तियों के मकान, दुकानें अगर टूट जाती है भूमि अधिग्रहण से, सड़क चौड़ी करने से, तो उन जिनकी दुकानें टूटी उनके अधिकार तो हनन हुए ही हैं, उनके अधिकार हनन हुए। तो भी
वो सिविल न्यायालय में ये नहीं कह सकते कि हमारे मकान दुकान क्यों तोड़े गए। भूमि अधिग्रहण राज्य ने, गवर्नमेंट ने राज्य कार्य के तहत सॉवरेन शक्ति के अधीन किया है, तो इसके लिए सिविल न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता। तो आप कहोगे कि वाद नहीं लेके आएगा, क्या लेके आएगा फिर? तो वो मुआवजे के लिए वाद लेके आ सकता है। राज्य को मास्टर प्लान के तहत सड़क चोरी करने से रोकने के लिए वाद नहीं लेके आ सकता। ठीक है, विधि का सामान्य सिद्धांत यही कहता है कि अगर राज्य ने अपनी संप्रभु शक्ति के अधीन कोई काम किया है और उससे अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार हनन हो भी जाते हैं, तो वो सिविल न्यायालय में राज्य के विरुद्ध वाद नहीं लेके आ सकता। इसका केस हम कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार पढ़ते हैं। कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम स्टेट ऑफ UPAIR 1965 का वाद कि सोना रख दिया गोडाउन में और वहां से वो चोरी हो जाता है, फिर भी राज्य के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट आता है इसमें विवक्षित रूप से वर्जित, यानी दूसरा जो बात है वो कहती है कि लोक नीति के आधार पर भी कुछ ऐसे सिविल वाद हैं जिनको न्यायालय CPC में विवक्षित रूप से, इम्प्लाइड रूप से मना कर दिया कि ऐसे वाद सिविल न्यायालय नहीं सुनेगा। मान लो कोई लोक सेवक है और अपने पद पे रहते हुए कोई काम करे, गुड फेथ में काम किया है, उसने गुड फेथ में कोई काम किया, ठीक है, और गुड फेथ में काम किया, मान लो न्यायिक अधिकारी है, जज है, कोई भी न्यायिक जो भी अधिकारी है, गुड फेथ में रहते हुए सद्भावना से अपने पद पे रहते हुए अपने पद का कृत्यों का पालन किया, और अगर उससे कोई किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो भी जाती है तो उस न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। ऐसे ही अगर विशेषाधिकार है, किसी को विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए और उन विशेषाधिकारों के तहत कोई व्यक्ति काम करता है और अगर उससे किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो वो उसके लिए वाद लेके नहीं आ सकता। ठीक है, एक लास्ट बात मैं यहाँ ये और बताना चाहूंगी कि मान लो किसी न्यायालय को अधिकारता नहीं थी, और फिर भी उसने वाद सुना और डिग्री दे दी, डिग्री जारी कर दी, तो डिग्री का प्रभाव क्या होगा? शून्य होगा। डिग्री शून्य मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि न्यायालय को अधिकारता ही नहीं थी। ठीक है, एक इसमें ये देखते हैं अपन कि अधिकारता है नहीं न्यायालय की, तो उसके संबंध में ऑब्जेक्शन कब किया जाना चाहिए? तो कब ऑब्जेक्शन की? अमुख न्यायालय को अधिकारता ही नहीं थी, ये इसने कैसे वाद सुन लिया? ये ऑब्जेक्शन कब किया जा सकता है? तो यथासंभव तो शीघ्र अवसर पे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन कहां तक उठाया जा सकता है? सेकंड अपील, यानी हाई कोर्ट में अगर विधि के संबंध में कोई विधि के प्रश्न से संबंधित सेकंड अपील भी लंबित है तो वहां पर भी ये ऑब्जेक्शन किया जा सकता है कि प्रथम वार वाले न्यायालय ने, जिसने न्यायालय आरंभिक अधिकारता में न्यायालय ने वाद सुना और उसको अधिकारता ही नहीं थी, यानी सेकंड अपील के समय भी यह आक्षेप या ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। और ऐसे ही अगर डिग्री आ गई, डिग्री शून्य है लेकिन किसी ने पहले ऑब्जेक्शन नहीं किया, डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो डिग्री का एग्जीक्यूशन के समय भी ये ऑब्जेक्शन किया जा सकता है कि अमुक न्यायालय को वाद सुनने की अधिकारता नहीं थी, उसका जुडिक्शन नहीं था। तो ये सेक्शन 9 था जो सिविल न्यायालय की अधिकारता के बारे में बताता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर बेस्ट लेक्चर। आज आपने अपने लेक्चर में सेक्शन 9 पर प्रकाश डाला। सेक्शन 9 का आपने टॉपिक बताया जो था जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स को भी आपने अच्छे से स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करके बताया। साथ ही आपने न्यायालय की अधिकारिता के 4 प्रकार भी बताए, लोकल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन और साथ ही ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी आपने काफी अच्छे से समझाया। इसके साथ ही आपने दीवानी प्रकृति के वादों के बारे में बताया कि दीवानी प्रकृति के वादों से क्या तात्पर्य है,
इसके साथ ही आपने सूट्स विच आर नॉट ऑफ सिविल नेचर, ऐसे वाद जो सिविल नेचर के नहीं है या एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो रेस्ट्रिक्टेड सूट्स हैं उनके बारे में बताया। स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आया मैम। मेरे पास काफी सारे मैसेजेस भी आए स्टूडेंट्स की तरफ से। आपका एक बार फिर बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कल अपन फिर मिलते हैं और कल अपन भगवान जी सर का, प्रिंसिपल सर का अपन सुनेंगे टीपी में नेक्स्ट लेक्चर और सीपीसी में सेक्शन 11 पढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।